नमस्कार दोस्तों। ये है क्लास 12th एमपी बोर्ड 2023 एनुअल एग्जाम का सेक्शन डी वीडियो। ये इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स मैंने लिए हैं और क्वेश्चन आंसर्स मैं डिस्कस करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए अंश को पढ़िए और जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर दीजिए। तो मैं पढ़ रहा हूं। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ खड़ी थी। क्राउड मतलब होता है भीड़, और बुलेटिन बोर्ड मतलब होता है जहां पे न्यूज पब्लिश होती थी, जहां से न्यूज मिलती थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों से हमारी जो भी बुरी खबरें हमको मिलती थी वो वहीं से मिलती थी। The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, जो युद्ध हारे गए होते थे उनके बारे में न्यूज मिलती थी। जो ड्राफ्ट, जो नियम बनते थे उसके बारे में जानकारी मिलती थी। और जो कमांडिंग ऑफिसर्स बीच बीच में आदेश जारी करते थे उनके बारे में जानकारी मिलती थी। आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग। बिना रुके मैं अपने आप में सोचता हूं, वट कैन बी द मैटर नाउ। अब क्या बात हो सकती है। अब क्या बात हो सकती है मतलब कि इस न्यूज बुलेटिन में अब क्या इसको सुनने को मिलेगा लेखक को। लेखक कौन है? फ्रेंच लड़का है वो, है ना। समझ में आ रहा होगा। द लास्ट लेसन का अंश है ये। देन एज आई हरीड बाई फास्ट आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast, bub. You'll get to your school in plenty of time. और जैसे ही मैं आगे बढ़ने की जल्दी, जितनी जल्दी मैं चल सकता हूँ, आगे चलने की कोशिश करता हूँ, तो ब्लैक स्मिथ जो चमड़ा सिलता है, जो चमड़ा जूते सिलने का काम करता है, ब्लैक स्मिथ मतलब होता है मोची, तो वो मेरे को देख रहा था। और वो भी वही जो है बुलेटिन बोर्ड के बगल में बैठा हुआ था। वो मेरे को बोलता है, डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी मत जाओ। You'll get to your school in plenty of time. तुम्हारे पास बहुत समय है, स्कूल पहुंच जाओगे। प्लेंटी मतलब होता है पर्याप्त। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। और एम हैमल के जो गार्डन है, मैं वहां पे, है ना, सांस फुलाते हुए, मतलब इतना थक गया था, हांफते हुए मैं पहुंच जाता हूं। आइए पढ़ते हैं पहला प्रश्न। वेयर हैड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम फॉर द लास्ट 2 days। पिछले 2 दिनों से वो सारी बुरी न्यूज, बुरी खबरें कहां से मिल रही थी? तो सही जवाब है बुलेटिन बोर्ड से मिल रही थी। ऑप्शन डी, बुलेटिन बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रेंच। ब्लैक स्मिथ जो मोची होता है वो फ्रेंच से क्या बोलता है? तो ऑप्शन डी इसका आंसर है, टू नॉट गो सो फास्ट। टू नॉट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी मत जाओ। नंबर 3, what has M. Hamel's little garden been referred to in this extract? जो एम हैमल का छोटा सा गार्डन है, इस एक्सट्रैक्ट में, इस अंश में उसको क्या कहा गया है? तो ऑफ कोर्स आंसर सही है इसका, ऑप्शन डी, हिज गार्डन। लिटिल गार्डन को एम हैमल का गार्डन माना गया है, जो स्कूल के सामने उसने लगाया था। नंबर 4, विच ऑफ दीज मीन्स अप्रेंटिस। नीचे दिए गए शब्दों में से किसका मतलब अप्रेंटिस होता है? अप्रेंटिस मतलब होता है नौसिखिया, जो सीख रहा होता है कोई चीज नई नई। तो ऑप्शन बी, अमेटियर। अमेटियर को जो है नौसिखिया बोलते हैं, जो कोई चीज पहली बार सीख रहा होता है या नई नई सीख रहा होता है। नेक्स्ट, नंबर 5, व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ वॉचर। व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ वॉचर। जो ब्लैक स्मिथ जो मोची था, उसका मोटिव, मोटिव मतलब होता है उसका इरादा क्या था? तो ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर है, टू रेडिकुल फ्रेंच। वो फ्रेंच का मजाक उड़ाता है, वो मजाक उड़ाना चाहता था, उसका मजाक उड़ाने का इरादा था। तो रेडिक्यूल, रेडिक्यूल मतलब होता है मजाक उड़ाना। फ्रेंच लेखक का नाम है, आपको मालूम है।
तो ये एक्सट्रैक्ट था आपका द लास्ट लेसन से, जिसको लिखा है, किसने लिखा है? अल्फोंस डॉडेट ने लिखा है, द लास्ट लेसन। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट and answer the questions that follow. When aunt is dead, her terrified hands will lie. जब आंट, आंट मतलब चाची या आंटी कहते हैं हम लोग, वो मर जाएंगी तो उनके जो हाथ हैं वो टेरिफाइड, मतलब ऐसा उनमें मरने के बाद भी समझ में आएगा कि कितने डरे हुए हाथ थे, उनके हाथ कांपते थे। स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डिल सी वॉज मास्टर्ड बाई। ये बात कैसे पता चलेगी कि उनके हाथों में, या वो बहुत डरी हुई रहती थी, कंपन रहता था? तो उनके हाथों में जो मिडिल फिंगर में जो उन्होंने अंगूठी पहन के रखी, रिंग्ड मतलब होता है अंगूठी जो पहन के रखी है, तो उस अंगूठी से समझ में आएगा कि वो जो है वो किसी एक की गुलाम थी। वो ऑर्डील्स मतलब वो मुसीबतें थी, या मुसीबत थी उनके जीवन में, जो उनको कंट्रोल करके रखती थी। द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड, जो टाइगर जो वो पैनल में जिस कपड़े में बना रही थी, जिसकी एम्ब्रॉयडरी कर रही थी टाइगर की, विल गो ऑन prancing एंड अनअफ्रेड। वो टाइगर जो है उछल कूद करते हुए, अपनी गजरथी चाल चलते हुए, बिना डरे हुए वो जाता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, लेकिन आंट जेनिफर का जो भय है वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये था एक्सट्रैक्ट आंट जेनिफर, आंट जेनिफर्स टाइगर्स पोयम से लिया गया है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स किसने लिखा है? एंड्रीन रिच। एंड्रीन रिच जो लेखिका है उन्होंने लिखा है इसको। अब आइए क्वेश्चन आंसर करते हैं। द above extract has been taken from, तो ऑप्शन बी सही जवाब है, ऑन जेनिफर्स टाइगर्स। नेक्स्ट, हु विल गो ऑन prancing, कौन उछल कूद करते हुए जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टाइगर्स। नेक्स्ट नंबर 3, द वर्ड टेरिफाइड मीन्स, जो शब्द टेरिफाइड उसका क्या मतलब है? तो ऑप्शन ए, फ्राइटेन। फ्राइटेन मतलब होता है डरा हुआ, टेरिफाइड का मतलब भी होता है डरा हुआ। अब आइए अगले एक्सट्रैक्ट की तरफ चलते हैं। द इंजर्ड मैन वॉज एन अमेरिकन, जो घायल आदमी था, इंजर्ड मतलब होता है घायल आदमी, जो घायल आदमी था वो एक अमेरिकन था। एज हिज कैप फेल ऑफ, दे सॉ हिज वेट येलो कलर्ड हेयर विच हैड नॉट बीन कट फॉर अ लॉन्ग टाइम। चूंकि उसकी कैप, जो टोपी उसने पहन के रखी थी, वो गिर जाती है, फेल ऑफ मतलब होता है गिर जाती है, तो वो देख पाते हैं कि उसके जो बाल है, बालों का जो कलर है वो येलो कलर का है, और वेट, वेट मतलब उसके बाल गीले हैं, और देखने से समझ में आ रहा है कि उसके बाल कई दिनों से नहीं कटे हुए हैं, बहुत बड़े बाल है उसके। He was young, his face had such marks which indicated that he had been tortured. वो नौजवान लग रहा था, और उसके चेहरे पे है ना इतने सारे कट के मार्क्स लगे हुए थे, निशान लगे हुए थे, जिससे समझ में आ रहा था कि उसको बहुत प्रताड़ित किया गया था। He had a rough, unkempt, yellow colored beard. उसकी जो दाढ़ी थी वो है ना बिल्कुल बेतरतीब फैली हुई थी, बिल्कुल रफ थी, खुरदरी थी। As he had fainted, he did not know of the presence of Sadao and Hana. चूंकि वो बेहोश हो गया था, फेंटेड मतलब होता है बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाना, तो उसको पता नहीं था कि जो है वहां पे डॉक्टर सडाओ और हाना उनकी वाइफ भी है। Now Sadao remembered the wound, and with his expert fingers he began to search for it. अब सदाव को अचानक से याद आता है कि उसको कहाँ कहाँ घाव लगे होंगे, वुंड मतलब होता है घाव, और उसकी उंगलियां जो है उसके घाव को टटोलने लगती हैं। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, जैसे उसकी उंगलियां उसके घाव पे पड़ती हैं उससे ब्लड निकलने लगता है। On the right side of his lower back, Sadao saw that a gun wound had been reopened. जो कमर के नीचे का हिस्सा था, सदाव ने जब वहां पे उंगली रखी तो उसने देखा कि जो है वो एक गन की जो बुलेट थी, उसका जो घाव है वो खुल गया, जहां से वो ब्लड आ रहा था।
द फ्लेश वॉज ब्लैकेंड विथ पाउडर, और वो जो बुलेट की जो पाउडर होता है जो निकलते हैं उसकी वजह से जो मांस था वहां पे काला पड़ गया था. Sometime not many days ago the man had been shot and had not been tended. शायद उस आदमी को कुछ समय पहले ही गोली लगी थी वो, और तब से जो है उसको उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ था. It was bad chance that the rock had struck the wound. और जो है ना, ये घाव जो था उस पत्थर की वजह से, रॉक मतलब चट्टान की वजह से रुक गया था. तो ये था आपका जो है एक्सट्रैक्ट. पढ़ने से ही समझ में आ गया होगा कि ये जो है किस लेसन का है. तो द एनिमी चैप्टर का है ये. किसने लिखा है इसको? तो सेल्मा लेगरलॉफ ने लिखा है इसको. अब आइए क्वेश्चंस करते हैं इसके. बहुत एक्सट्रैक्ट सरल होते हैं, अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो आसानी से आंसर मिल जाते हैं. तो मैं तो इंपॉर्टेंट बता के इसको बता रहा हूं, लेकिन मान लीजिए ये नहीं आया, कोई और आ गया, तो आप आसानी से अगर पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे इत्मीनान से, तो आपको सारे आंसर्स अपने आप मिल जाएंगे. पहला है हु वॉज द इंजर्ड मैन. तो ऑप्शन है बी, अमेरिकन. इंजर्ड मैन, घायल आदमी कौन था? तो वो एक अमेरिकन था. नंबर 2, हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड. वो आदमी घायल कैसे होता है? तो बाय गन, उसको बंदूक से गोली मारी गई थी, ऐसे घायल होता है. तो ऑप्शन ए सही जवाब है इसका, बाय गन. नेक्स्ट नंबर 3, हु वॉज सडाओ. सडाओ कौन था? तो ऑप्शन सी सही जवाब है, अ डॉक्टर. वो एक डॉक्टर थे. नेक्स्ट, द फेस ऑफ द इंजर्ड मैन इंडिकेटेड. जो आदमी का चेहरा था, फेस था, वो क्या किस बात की ओर इशारा कर रहा था? इंडिकेटेड मतलब होता है इशारा करना. तो ऑप्शन बी, दैट ही वॉज टॉर्चर्ड, कि उसको जो है टॉर्चर किया गया था, प्रताड़ित किया गया था. अब आइए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करते हैं, जो कोई 5 करने होते हैं और 2-2 नंबर के होते हैं. तो जो भी येलो में आपको दिख रहा है वो सारे आंसर हैं. मैं पढ़ रहा हूं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स, एनी 5. जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है, कोई 5 करने हैं, 30 वर्ड्स करने हैं. तो थर्ड वर्ड लिमिट में मत जाइए. मोटी मोटी बात यह है कि टू द पॉइंट आंसर आप लिखेंगे, आपको नंबर मिलेगा. तो आइए शुरू करते हैं. वाई द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन इट्स कॉल्ड अ थंडर क्लैप बाई फ्रेंच. जो बर्लिन से जो आदेश आया था वो फ्रेंच के द्वारा थंडर क्लैप क्यों बोला गया? थंडर क्लैप का मतलब होता है जैसे है ना, बिजली की गड़गड़ाहट हो गई हो, सब कुछ तहस नहस हो गया हो. तो आंसर है बिकॉज देयर विल बी नो लेसन फॉर फ्रेंच लैंग्वेज बाय हिज टीचर एम हैमिल. तो फ्रेंच के लिए ये बात थंडर क्लैप जैसी इसलिए थी क्योंकि उसको अब समझ में आ गया था कि अब आगे जो उसकी मातृभाषा थी फ्रेंच, मदर टंग जो थी उसकी फ्रेंच, अब उसमें कोई भी आगे पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बर्लिन से आदेश आया था कि जो है अब वहां पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. तो न तो उसको उसकी मातृभाषा पढ़ाई जाएगी और ना ही उसके फेवरेट टीचर एम हैमिल अब रहेंगे. तो इस बात से उसको थोड़ा सा शॉक सा लगता है, झटका सा लगता है. थंडर क्लैप मतलब होता है शॉक या झटका, जिसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग. क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज साहेब अनहैप्पी वाइल वर्किंग एट द टी स्टॉल. साहेब जब भी चाय की दुकान में काम कर रहा था तो वो अनहैप्पी, दुखी क्यों था? तो आंसर है बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज फ्रीडम, ही नाउ हैड टू वर्क फॉर हिज मास्टर. क्योंकि उसने जो है उसने अपनी आजादी खो दी थी और अब उसको अपने मालिक के लिए काम करना पड़ता है. मालिक मतलब मास्टर. नेक्स्ट नंबर 3, वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर. डगलस संकल्पित क्यों था कि उसको पानी के भय से बाहर निकलना है? तो आंसर है ही वॉज नॉट एबल टू एंजॉय वाटर स्पोर्ट्स सच एज कैनोइंग, बोटिंग और स्विमिंग. डगलस जो है वो अपने पानी के जो स्पोर्ट्स होते थे वो उसको एंजॉय नहीं कर पाता था. उसको कैनोइंग करना था, उसको बोटिंग करना था, उसको स्विमिंग करना था, उसको फिशिंग करना था. वो ये सब नहीं कर पाता है, इस वजह से वो संकल्प लेता है कि उसको पानी के भय से बाहर निकलना है. नेक्स्ट नंबर 4, वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर. जो क्रॉफ्टर था वो पेडलर के साथ इतना बातूनी और दोस्ताना व्यवहार क्यों कर रहा था? तो आंसर है ही हैड नो वाइफ एंड नो चिल्ड्रन. उसके कोई पत्नी नहीं थी और उसके कोई बच्चे नहीं थे. सो ही वॉज हैप्पी टू फाइंड समवन टू टॉक टू.
इस वजह से वो खुश था कि कम से कम कोई तो मिला बात करने को। नेक्स्ट नंबर 5, व्हाई इज पैनकेक्स रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियोज? पैनकेक्स जो है जेमिनी स्टूडियो से कैसे संबंधित है या क्यों संबंधित है? पैनकेक्स का जेमिनी स्टूडियो से क्या संबंध है? तो आंसर है, पैनकेक्स रेफर टू द पॉपुलर ब्रांड ऑफ मेकअप मटेरियल। जो पैनकेक्स हैं वो मेकअप मटेरियल के पॉपुलर ब्रांड होते हैं, जैसे इस समय लैक्मे हो गया, पॉन्ड्स हो गया, है ना, ये ब्रांड है आपके मेकअप मटेरियल के, क्रीम है ना, पाउडर्स और बहुत सारी चीजें आती हैं इसकी। तो ऐसे ही पैनकेक्स जो है ना, मेकअप मटेरियल का उस समय बहुत प्रसिद्ध, पॉपुलर मतलब होता है प्रसिद्ध ब्रांड था। दिस मेकअप ब्रांड वाज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस टू चेंज देयर लुक्स इन द जेमिनी स्टूडियो। और इस ब्रांड का इस्तेमाल, इस मेकअप ब्रांड का इस्तेमाल बहुत सारे जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस होती थी, वो अपने लुक को बदलने के लिए जो है जेमिनी स्टूडियो में इसका इस्तेमाल करती थी। नेक्स्ट नंबर 6, व्हाई डिड किपलिंग डिसलाइक बीइंग इंटरव्यूड? किपलिंग जो है इंटरव्यू देना पसंद क्यों नहीं करते थे? तो आंसर है, रुडयार्ड किपलिंग डिसलाइक्ड बीइंग इंटरव्यूड as he believed it is an immoral and criminal activity to invade into a person's personal life. रुडयार्ड किपलिंग को इंटरव्यू देना पसंद इसलिए नहीं था क्योंकि उनका मानना था, उनका विश्वास था कि ये एक अनैतिक और आपराधिक गतिविधि है। इसमें इंटरव्यूअर जो है किसी के व्यक्तिगत जीवन में जो है दखल देता है। इन्वेड मतलब होता है दखल देना। नेक्स्ट नंबर 7, where was it most likely that the two girls Sophie and Jancy would find work after school? जो दो लड़कियां थी सोफी एंड जानसी, किस लेसन का क्वेश्चन है ये? गोइंग प्लेसेस का क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, गोइंग प्लेसेस। दो लड़कियां थी सोफी एंड जानसी। तो वेयर वॉज इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स सोफी एंड जानसी वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल? कहाँ ये ज्यादा संभव था? लाइकली मतलब होता है संभव होना, ज्यादा संभव होना, कि सोफी एंड जानसी जो है को स्कूल के बाद काम करना पड़ेगा। तो सिर्फ एक वर्ड का आंसर है बिस्किट फैक्ट्री। लेकिन आप लिख लीजिए इसको पूरा, द टू गर्ल्स सोफी एंड जानसी वर ऑलरेडी डेस्टिन्ड फॉर अ जॉब इन द बिस्किट फैक्ट्री एंड इट वाज लाइकली दैट दे वुड वर्क देयर आफ्टर स्कूल। ये जो दोनों लड़कियां थी सोफी एंड जानसी, वो उनका पहले से तय हो गया था कि स्कूल के बाद वो बिस्किट फैक्ट्री में काम करेंगी। तो ये थे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया। कोई 5 करने थे, मैंने 7 किए हैं। उम्मीद है कि इन्हीं में से 3-4 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे आपको, तो अच्छे से तैयारी करिएगा इसकी। 2-3 बार वीडियो सुन लेंगे और तैयारी हो गई। कोई खास अलग से प्रयास नहीं करना है, पहाड़ नहीं उठाना है। अब आइए लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पे चलते हैं। सॉरी, ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, ये पोएट्री के हैं। तो शुरू करते हैं। पहला है, इन द पोएम माई मदर एट 66 व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून? जो कविता माई मदर एट 66 कमला दास के द्वारा लिखी गई है, उसमें जो मदर है, माँ है, उसकी तुलना लेट विंटर्स मून से क्यों की गई है? लेट विंटर्स मून मतलब होता है कि जो ठंड होती है उसका आखिर समय में जो चंद्रमा आसमान में होता है, उससे तुलना उसकी क्यों की गई है? तो आंसर है, the poet's mother has been compared to the late winter's moon to bring out the similarity of aging and decay. कवि ने माँ की तुलना जो है लेट विंटर्स मून से इसलिए की गई है क्योंकि वो दिखाना चाहती है, तुलना करना चाहती है कि हर व्यक्ति जो है बूढ़ा होता है और हर व्यक्ति जो है एक दिन खत्म होता है। एजिंग मतलब होता है बूढ़ा होना और डिके मतलब होता है खत्म होना या नष्ट होना। Next, number 2, according to Pablo Neruda, how will keeping quiet protect our environment? पाब्लो नेरुदा के अनुसार शांत रहने से हमारा एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण कैसे बचा रहेगा? तो आंसर है, कीपिंग क्वाइट विल हेल्प अस टू इंट्रोस्पेक्ट ऑन आवर डिस्ट्रक्टिव एक्शंस लाइक वेजिंग वॉर्स और अदरवाइज हार्मिंग द एनवायरमेंट। जब हम शांत रहेंगे तो ये हमको सोचने का मौका देगा, अंतर मनन का मौका देगा। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है अंतर मनन, मतलब सोचने का मौका मिलता है। और जो हम बुरे काम करते हैं उसके बारे में हम जो है मनन करते हैं। तो इससे जो हम युद्ध करते हैं दूसरों के खिलाफ, हम अपने मन में नफरत पालते हैं, उससे बच जाएंगे।
साथ ही साथ जो अनजाने में हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा देते हैं, उसमें भी हम सुधार कर लेंगे, उससे भी बच जाएंगे। तो फिर से पढ़ रहा हूं, कीपिंग क्वाइट विल हेल्प अस टू इंट्रोस्पेक्ट on our destructive actions like waging wars or otherwise harming the environment. Next, number 3. What pleasure does a beautiful thing give us according to John Keats? जॉन कीट्स के अनुसार जो है, जो सुंदर चीजें होती है वो हमको क्या खुशी देती हैं? प्लेजर मतलब होता है खुशी। अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जॉन कीट्स के अनुसार जो सुंदर चीज है वो हमेशा के लिए एक प्रसन्नता होती है। इट इज ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड प्लेजर। ये हमको लगातार जो है हमको खुश रखती है और है ना प्रसन्नता प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस एवरी मोमेंट। और इसकी जो सुंदरता है, लवलीनेस मतलब होता है सुंदरता है, सुंदर चीजों की जो सुंदरता होती है वो हर पल बढ़ती ही रहती है। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ये कभी व्यर्थ नहीं जाती है। सुंदरता हमेशा आपके दिमाग में बैठी रहती है और हमेशा आपको खुश करती रहती है। आइए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इन द पोएम अ रोड साइड स्टैंड, व्हाई डज द पोएट कॉल द कार सेल्फिश? जो कविता है अ रोड साइड स्टैंड, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, उसमें कवि जो है कार को, कार मतलब कार चलाने वाले लोगों को सेल्फिश क्यों कहता है? सेल्फिश मतलब स्वार्थी क्यों कहता है? आंसर है बिकॉज दे जस्ट पास बाय विदाउट अ थॉट फॉर द प्लाइट ऑफ द ओनर्स ऑफ द रोड साइड स्टैंड्स। तो वो कार चलाने वालों को या कार वालों को सेल्फिश इसलिए कहते हैं क्योंकि वो उसके रोड साइड स्टैंड से जो है सिर्फ गुजर जाते हैं बिना इस बात की परवाह किए कि इन गरीब किसानों का क्या हाल होगा। प्लाइट मतलब होता है कि इनकी परेशानियां क्या होगी, वो इसकी भी परवाह नहीं करते हैं। तो इस वजह से जो रोड साइड स्टैंड के बगल में जो कवि है वो कार वालों को सेल्फिश कहता है, स्वार्थी कहता है। Because they just pass without a thought for the plight of the owners of the roadside stand. तो ये था एक्सट्रैक्ट, सॉरी क्वेश्चन आंसर्स ये पोएम के थे। और अब आइए लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की तरफ चढ़ते हैं। लिखा हुआ है ना, सॉरी ये आपका जो दूसरा बुक है ना, ये उसका है वेस्टास का। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। थोड़ा ज्यादा बढ़ गए लेकिन ये इसलिए बढ़े हैं क्योंकि आपकी सुविधा के लिए, आपकी समझ के लिए कुछ क्वेश्चंस पढ़ाए हैं। तो आप याद करने पे मत जाइए, समझने पे जाइए। अगर 4-6 शब्द भी इन प्रश्नों के आपने उत्तर के रूप में लिख लिए तो आपका आंसर सही माना जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? चार्ली जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे कैसे पहुंचा? तो पढ़ रहा हूं मैं, सुनिएगा। वन नाइट चार्ली वर्कड टिल लेट एट द ऑफिस। एक रात जो है चार्ली अपने ऑफिस में देर तक काम कर रहा था। देन ही वॉज इन अ हरी टू गेट बैक टू हिज अपार्टमेंट। अब उसको घर जाना था और अचानक से याद आता है तो वो जल्दी से है ना अपार्टमेंट पहुंचना चाहता है। अपार्टमेंट मतलब उसका घर। सो ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल। तो उसने तय किया कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का सबवे है, जो नीचे सड़क के नीचे से जो रास्ता जाता है, वो वहां से जाएगा। ही वेंट डाउन द स्टेप्स एंड केम टू द फर्स्ट लेवल। अब वो सबवे से जो है सीढ़ियां नीचे उतर के जाता है और वो पहले तल पे आ जाता है, फर्स्ट लेवल पे आ जाता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। देन ही वॉक्ड डाउन टू द सेकेंड लेवल। फिर वो सेकेंड लेवल पे चला जाता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। फ्रॉम वेयर द सब अर्बन ट्रेन लेफ्ट, जहां से जो है टाउन्स और है ना कस्बों की तरफ जो बाकी ट्रेन छूटती थी वो वहां तरफ चला जाता है। He dug into an arched doorway that headed to the subway. वो जो है एक मेहराब नुमा जो दरवाजा बना रहता है वो उसके अंदर चला जाता है और फिर वहां से वो सबवे मतलब नीचे के रास्ते से जाता है। देन ही गॉट लॉस्ट, और वहीं पे वो भटक जाता है। नोइंग दैट ही वॉज गोइंग रॉन्ग ही कंटिन्यूड टू वॉक डाउनवर्ड। वो जानता था कि वो गलत जा रहा है लेकिन फिर भी वो नीचे की तरफ जाने लगता है। The tunnel turned a sharp left and then taking a short flight of stairs he came out on the third level at the Grand Central Station. वो टनल मतलब होता है वही गुफा से जो है ना, सुरंग से
वो जाता रहता है, तभी अचानक से एक लेफ्ट की तरफ मोड़ आता है और फिर थोड़ा सा जो है स्टेयर्स, सीढ़ियां उसको मिलती है। और वो जैसे ही चढ़ने लगता है तो जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे आ चुका है। हियर ही सॉ मैनी अनयूजुअल थिंग्स, यहाँ पे उसने बहुत सारी असामान्य चीजें देखी। देयर वर वेरी फ्यू टिकट विंडोज, वहां पे बहुत कम टिकट की खिड़कियां थी। एंड ट्रेन गेट्स दैट वर ओल्ड लुकिंग एंड मेड ऑफ वुड, और जो ट्रेन के दरवाजे थे वो है ना बहुत पुराने दिख रहे थे और वो लकड़ियों के बने हुए थे। तो मैंने आपको इसमें समझाने की कोशिश की, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको याद मत करिएगा, समझ लीजिएगा और अपने शब्दों में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वाई वॉज डॉक्टर सडाओ केप्ट इन जापान एंड नॉट सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स, डॉक्टर सडाओ को जापान में क्यों रखा गया और वो ट्रूप्स, सैनिकों के दल के साथ जो है वो युद्ध करने क्यों नहीं गया। अब्रॉड मतलब होता है विदेश, लेकिन यहाँ पे युद्ध से संबंध है। तो आंसर है, द ओल्ड जनरल ऑफ जापान हैड फुल फेथ इन हिज एबिलिटीज एज अ सर्जन। जो जापान आर्मी के जो जनरल थे, है ना, वो उनको उनकी जो सर्जरी की स्किल्स थी, जो ऑपरेशन करने की जो उनकी स्किल्स थी, योग्यता थी, उसमें बहुत विश्वास था उनको। ही डिड नॉट बिलीव एनी अदर डॉक्टर, उनको और किसी डॉक्टर पे विश्वास नहीं था। ही वॉज नॉट कीपिंग गुड हेल्थ, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। एंड कुड रिक्वायर सर्जरी एनी टाइम, और उनको कभी भी सर्जरी ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी। सो सदाव वॉज नॉट सेंट विद द ट्रूप्स अब्रॉड, इस वजह से सदाव को जो है ना विदेश जो है या युद्ध में उनको लड़ने के लिए नहीं भेजा गया। आइए अगले क्वेश्चंस करते हैं। हाउ डज डेरी गेट हिज फेस बर्न, डेरी जो है अपने उसका चेहरा कैसे जल जाता है, डेरी का चेहरा कैसे जल जाता है। तो आंसर है, डेरीज फेस वॉज बर्न बाई एसिड ऑन वन साइड। डेरी का चेहरा जो है एसिड से एक तरफ जल जाता है, वन साइड मतलब होता है एक तरफ उसका चेहरा, एसिड, एसिड मतलब वही केमिकल से जल जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, अब ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। तो जो द लास्ट लेसन है जिसको अल्फोंस डॉडेट ने लिखा है, उसके टाइटल को न्यायोचित ठहराइए कि कैसे ये टाइटल इसका उपयुक्त है, लास्ट लेसन का टाइटल। तो आंसर है, द चैप्टर इज टाइटल्ड द लास्ट लेसन बिकॉज इट वॉज एम हैमल्स लास्ट सेशन एज वेल एज द लास्ट फ्रेंच लेसन इन द स्कूल। जो चैप्टर लास्ट लेसन है, इसका टाइटल इसलिए टाइटल दिया गया क्योंकि ये एम हैमल का सही में लास्ट लेसन था, आखिर दिन था, सेशन मतलब होता है आखिर दिन था उस स्कूल में, साथ ही साथ वो आखिर फ्रेंच लेसन क्लास में पढ़ा रहे थे। नेक्स्ट नंबर 2, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज। वो कौन सी बात थी जिससे पेडलर ने आखिर में अपने आप में सुधार कर लिया, अपने रास्ते में बदलाव कर लिया। तो आंसर, इट वाज एडला, एडला विलियमसन। अगर आपको याद होगा, वो लड़की जो पेडलर को घर ले जाती है, उसका केयर करती है, अपने पापा से है ना लड़ती है कि पेडलर का वो अपमान नहीं करे और क्रिसमस उनको मनाने दे। तो मुझे उम्मीद है आपको याद आ रहा है। वॉट, फिर से पढ़ रहा हूं मैं, वॉट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज। ऐसी कौन सी बात है जिससे पेडलर जो है आखिर में अपने आप में सुधार कर लेता है। तो आंसर है, इट वॉज एडला हु थ्रू हर जेन्युइन केयर एंड अंडरस्टैंडिंग वॉज फाइनली एबल टू चेंज द पेडलर फॉर द बेटर। ये एडला थी जो अपने है ना सच्चे केयर और समझ की वजह से या प्यार की वजह से पेडलर के अंदर जो है बदलाव लेके आती है और पेडलर जो है हमेशा के लिए सुधर जाता है। नेक्स्ट नंबर 3, what is the example of the national integration that the author refers to in the lesson poets and pancakes। जो राष्ट्रीय एकता की जो भावना है वो लेखक बात करता है लेसन पोएट्स एंड पैनकेक्स में, उसका एक उदाहरण भी है, वो बताता है वो कि उसका एक उदाहरण भी है। तो वो उदाहरण क्या है। तो आंसर है, द मेकअप डिवीजन ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, जो डार्क में ब्लैक में किया हुआ है। बस इतना भी अगर आप लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, बाकी अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं तो आप कुछ शब्द बढ़ा लीजिए। द मेकअप डिवीजन ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट था, वो जो है नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता का जो है सबसे बड़ा उदाहरण था। According to the author, this is so because people from different regions and religious groups work together in the same department.
लेखक इसको नेशनल इंटीग्रेशन का उदाहरण इसलिए देता है, राष्ट्रीय एकता का उदाहरण इसलिए देता है, क्योंकि यहाँ अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से और अलग अलग धर्मों के लोग साथ मिलकर काम करते थे। तो इस वजह से उसको जो है नेशनल इंटीग्रेशन का उदाहरण बताया। अब आइए चलते हैं पोएम के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 कविता का मुख्य है ना विचार क्या है, मुख्य थीम क्या है? तो आंसर है, इट पोर्ट्रेज द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड हाउ एवरीबडी ग्रोज ओल्ड एंड फेसेस वेरियस सिचुएशंस दैट लाइफ थ्रोज एट देम। ये जो माई मदर एट 66 है, ये जीवन के जो अलग अलग स्टेज हैं कि कैसे कोई व्यक्ति पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, और कैसे उसके है ना चेहरे में या बॉडी में परिवर्तन आता है, या किन परिस्थितियों से वो होके गुजरता है। इट ऑल्सो डिपिक्ट्स द हेल्पलेसनेस एंड एस्पिरेशंस ऑफ यंग जनरेशन। साथ ही साथ ये कविता ये भी बताती है कि जो यंग जनरेशन है, जो हमारी नौजवान युवा पीढ़ी है, वो कैसे अपने आप को कभी कभी असहाय महसूस करती है। साथ ही साथ उसके कुछ उम्मीदें और सपने भी होते हैं जो उसको पूरे करने होते हैं। तो ये कविता ये भी बताती है। Hence, this is the central theme of the poem My Mother at 66। अब यही जो है My Mother at 66 कविता का मुख्य थीम है, सेंट्रल थीम है। नेक्स्ट, हाउ डज आंट जेनिफर एक्सप्रेस हर बिटरनेस एंड एंगर अगेंस्ट मेल्स। जो आंट जेनिफर है वो अपनी कड़वाहट और गुस्सा जो मेल मतलब पुरुषों के प्रति है ना दिखाती है, वो कैसे दिखाती है? तो आंसर है, टू एक्सप्रेस हर बिटरनेस एंड एंगर against male dominance, Aunt Jennifer chooses to embroider tigers on the panel। अपने कड़वाहट को और अपने गुस्से को, जो मेल डोमिनेंस जो पुरुषों की है ना अधिकार पूर्वक, या जो पुरुषों का जो दबाव एक महसूस करती हैं औरतें घर में, आंट जेनिफर भी महसूस करती थी। तो इस कड़वाहट और इस गुस्से को जो है अभिव्यक्त करने के लिए आंट जेनिफर जो है ना, वो एक कपड़ा था उसमें जो टाइगर है उसकी एम्ब्रॉयडरी, उसके चित्र की एम्ब्रॉयडरी मतलब कढ़ाई कर रही थी। इस माध्यम से वो एक्सप्रेस करती है। द नेचर ऑफ टाइगर सिंबलाइजेज स्ट्रेंथ, फियरलेसनेस एंड स्प्लेंडर। जो टाइगर की प्रकृति होती है हम सभी जानते हैं कि वो ताकतवर होता है, वो निडर होता है। फियरलेसनेस मतलब होता है निडर होता है वो। स्प्लेंडर मतलब होता है भव्य होता है वो, उसको देखने का हर किसी को मन करता है। Which is in stark contrast to her own meek nature, because of which she has suffered endlessly। तो टाइगर तो वो ये है बताती है कि ताकतवर होता है, निडर होता है और बहुत भव्य होता है। लेकिन अपोजिट में देखा जाए तो जो आंट जेनिफर है वो खुद बहुत कमजोर हैं, बहुत विनम्र हैं, और बहुत है ना ऐसा लग रहा है कि सफर कर रही है लाइफ में। सफर मतलब होता है बहुत मुसीबत झेल रही लाइफ में। नेक्स्ट नंबर 15 ऑनवर्ड्स करते हैं हम लोग। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। नीचे दिए गए क्वेश्चन को 75 शब्दों में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 75 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए पढ़ते हैं। डिस्क्राइब ब्रीफली चार्लीज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस इन द थर्ड लेवल। चार्ली का जो अजीब सा अनुभव होता है थर्ड लेवल में, उसको संक्षिप्त में वर्णन करिए। डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन करना। आंसर, Charlie is troubled with the insecurity, fear, war, stress, tension and worry of the modern world। चार्ली जो है ना असुरक्षा, भय, युद्ध, तनाव, परेशानियां और जो आधुनिक दुनिया की जो चिंताएं हैं उससे ट्रबल्ड है, मतलब परेशान है वो। ही इज अनेबल टू कोप विद द हार्श रियलिटी। जो जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार नहीं कर पाता है। सो ही इंडल्जेस इन वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो वो क्या करता है, अब जागती आंखों से मतलब दिन में सपने देखने लगता है। यही है, इसको आप 2-4 लाइन और बढ़ा सकते हैं, मुख्य यही है। नेक्स्ट, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सडाव। डॉक्टर सडाव का चरित्र विश्लेषण करिए, डॉक्टर सडाव के बारे में लिखिए। तो आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर सडाव होकी वॉज बोथ एन एक्सपर्ट सर्जन एंड अ साइंटिस्ट। डॉक्टर सदाव जो थे एक अच्छे है ना सर्जन तो थे ही, एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक भी थे।
At the age of 22, his father sent him to America to study surgery and medicine. जब भी वो 22 साल के थे तो उनके फादर ने उनको अमेरिका भेजा, वहां पे सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए. There he fell in love with Hana, but married after returning from Japan when his father was convinced that the girl was a pure Japanese. वहां पे उन्होंने उनको हना से प्यार हो गया, और जब भी वो जापान वापस लौटते हैं और पिता को कन्विंस कर देते हैं कि वो जापानी लड़की ही है, तो पिता उसको कंसेंट उनको सहमति दे देते हैं कि हाँ तुम शादी कर सकते हो. ही वॉज वेरी जनरस एंड लॉयल टू हिज कंट्री. डॉक्टर सडाओ जो है बहुत उदार थे और अपने देश के प्रति बहुत वफादार थे. While standing on the veranda of his house, he saw something crawling. जब भी वो अपने घर के वरांडा में खड़े हुए थे, तो उन्होंने देखा, he saw something crawling on the beach. उन्होंने देखा कि समुद्र के किनारे कुछ ऐसा लग रहा है, कोई चीज रेंग रही है. Crawling मतलब होता है रेंगना. He approached there and found that he was a wounded and an escaped prisoner of war. वो वहां पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि वो जो है एक घायल और भागा हुआ युद्ध का कैदी था. At one time he thought to throw him back in the sea. कुछ समय के लिए तो उनको लगा कि उसको वापस समुद्र में भेज दें. As a doctor he was trained to save a life. लेकिन डॉक्टर के रूप में उनको मालूम था कि उनको ट्रेन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन बचाना है. He brought him home, but the servants were badly against him. वो उसको घर लेके आते हैं, लेकिन उनके नौकर जो है बिल्कुल इस बात के खिलाफ थे कि दुश्मन सैनिक को ट्रीटमेंट नहीं करना, इलाज नहीं करना है. Sadao performed the operation and his wife Hana stood by him through every thick and thin. सदाव ने जो है ऑपरेशन किया और उनकी जो वाइफ थी हना, वो उनके साथ में खड़ी रही कंधे से कंधा मिला के. There was a great risk of Dr. Sadao being arrested for harboring a prisoner of war. डॉक्टर सडाओ को एक है ना बहुत सा बड़ा रिस्क था कि वो जो है एक युद्ध के कैदी का इलाज कर रहे थे, उसको अपने घर पे रखे हुए थे, तो उनको अरेस्ट भी किया जा सकता था. Being a patriot, he declared everything to the general and was ready to face the consequences. लेकिन वो देशभक्त भी थे. पैट्रियट मतलब होता है देशभक्त. उन्होंने सारी बातें खुद ही जाके आर्मी के जो चीफ थे, जनरल थे, उनको बता दी और उन्होंने तय किया कि जो भी इसका परिणाम होगा, मुझे जेल भेजा जाएगा तो मैं जेल भी जाऊंगा. This shows that Dr. Sadao and his wife Hana were sympathetic, loyal, patriot, compassionate and honest people. ये इस बात से पता चलता है कि डॉक्टर सडाओ और उनकी वाइफ हना जो है वो बहुत सहानुभूति रखते थे लोगों से, वो अपने देश के प्रति वफादार थे, वो देशभक्त थे, वो दयालु थे और वो ईमानदार थे. तो ये था सेक्शन डी जो मैंने आपको है ना सॉल्व किया और समझाया. उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. दिस वॉज ऑल that I could do for you. I hope that you'll be watching this video again and again, and this way you'll get clear of all the doubts that you feel you are having for the exam that you are going to face. Thank you very much.